Hello everybody. So in last class we completed gender, religion and caste and today we will start agriculture. ठीक है. Agriculture is the fourth chapter of geography and first chapter resources and development किया था. उसके बाद जो दो chapters हैं that is water resources and forest and wildlife resources. ये दो चैप्टर्स आप लोग के सिलेबस में नहीं हैं एंड ओनली ये दो चैप्टर्स काटे गए हैं ज्योग्राफी से. उसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं ऑल ऑफ देम आर इन योर सिलेबस. सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 4 एग्रीकल्चर. ठीक है. ये इस चैप्टर में द मेजर प्रॉब्लम इज़ कि आप लोग के पास बहुत सारे क्रॉप्स आएंगे. ठीक है. देयर विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स एंड उन सब की प्रॉपर्टीज़ आप लोग को याद करनी पड़ेंगी. ओके. एंड अगर आप लोग उन सब की प्रॉपर्टीज़ सिंपली एनसीईआरटी में से रीड करके याद करते हैं तो वो आप लोगों को नहीं याद रहेंगी. आप लोगों ने क्लास 9 में भी ऐसे काफ़ी टॉपिक्स पढ़े होंगे जिसके अंदर एक एक चीज़ के बारे में काफ़ी डिस्क्रिप्शन दिया होता है और वो एनसीईआरटी से थ्योरेटिकल फॉर्म में याद नहीं हो पाता. ठीक है. सो जितने भी क्रॉप्स हैं इस चैप्टर में मैं वो एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाऊँगी. आई विल टीच देम फ्रॉम अ टेबल. ठीक है. ताकि वो आप लोग को अच्छी तरीके से याद हो जाए और आप लोग को डिफरेंट क्रॉप्स में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ईजी हो. राइट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एग्रीकल्चर. सो इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री. ठीक है. इंडिया एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री क्यों है? क्योंकि इंडिया में 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज़ एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. ठीक है. 2/3 इंडिया की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से एंगेज्ड है. एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी. अच्छा, अभी अगर आप लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 पढ़ेंगे दैट इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसके अंदर आप लोग को पता चलेगा कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर ये क्या होता है. तो प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स ऑल द एग्रीकल्चरल activities, secondary sector includes all the manufacturing activities and tertiary sector includes all the jobs and all of that. ठीक है. तो agriculture is the primary activity, it comes under the primary sector. Okay. राइट. ओके. विच प्रोड्यूसेज मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम. एग्रीकल्चर डेफिनेटली प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम फूड जो कि आप लोग कंज्यूम करते हो. बिसाइड फूड ग्रेन्स इट ऑल्सो प्रोड्यूसेज रॉ मटीरियल्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज. फूड ग्रेन्स के अलावा एग्रीकल्चर रॉ मटीरियल भी प्रोड्यूस करता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट, ये सारे जो रॉ मटीरियल्स हैं जो कि इंडस्ट्री में बहुत काम आते हैं ये सारे एग्रीकल्चर के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं. राइट. Moreover, some agricultural products like tea, coffee, spices are also exported. ठीक है. आप लोग को पता होगा कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टी. टी असम में प्रोड्यूस होती है. बड़ी बड़ी प्लांटेशंस पे टी प्रोड्यूस की जाती है. यू कैन सी दिस इमेज ऑफ प्लांटेशंस ऑन योर स्क्रीन. इस चीज़ को बोलते हैं प्लांटेशंस. प्लांटेशंस मतलब कि एक ही क्रॉप को बहुत बड़े स्केल पे ग्रो करना. ठीक है. तो इस तरीके से इंडिया में टी, कॉफ़ी ऐसे जो क्रॉप्स हैं वो प्लांटेशंस पे ग्रो किए जाते हैं, बहुत बड़े स्केल पे ग्रो किए जाते हैं और उसके बाद वो बाहर के देशों में एक्सपोर्ट भी करवाए जाते हैं. राइट. सो दैट इज़ इट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर. नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ फार्मिंग. राइट. Now, there are 3 main types of farming given in your book. First is primitive subsistence farming, second is intensive subsistence farming, and third is commercial farming. Now, what is primitive subsistence farming? प्रिमिटिव वर्ड का मतलब होता है पुराना. ठीक है. पुराने, ओल्ड टेक्निक्स. तो ओल्ड टेक्निक से जो फार्मिंग की जाती है उसको बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. ठीक है. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है? एक पीस ऑफ लैंड लिया जाता है. ठीक है. उसके ऊपर फार्मिंग की जाती है, एग्रीकल्चर किया जाता है. फिर जब उस पीस ऑफ लैंड की नेचुरल फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो उस पीस ऑफ लैंड को जला दिया जाता है. मतलब जो भी उसके ऊपर एग्रीकल्चर किया है उसको जला दिया जाता है और नेक्स्ट पीस ऑफ लैंड पे जाया जाता है. ठीक है. फिर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पीस ऑफ लैंड की सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी ख़त्म हो गई तो उसको जला देंगे और नेक्स्ट लैंड पे जाएंगे. ठीक है. तो इस तरीके से प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती है कि एक लैंड लिया, उसके बाद उस पर फार्मिंग की गई. ठीक है. फिर जब उस लैंड की सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी खत्म हो गई, ख़राब हो गई, तो फिर उस लैंड के सारे क्रॉप्स को जला दिया. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट लैंड पे चले गए. राइट. तो इसको बोला जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है कि सिर्फ बहुत पुराने टूल्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हो, डिगिंग स्टिक्स. यू कैन सी दिस इमेजेस ऑफ हो एंड डिगिंग स्टिक्स ऑन योर स्क्रीन. तो बहुत पुराने टूल्स यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. और मेजरली प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग डिपेंड्स ऑन दी नेचुरल फैक्टर्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल नेचुरली रेन आ रही है कि नहीं, ठीक है, नेचुरल सॉइल की फर्टिलिटी कितनी है, ठीक है। आप लोग को पता होगा कि आजकल बहुत मॉडर्न चीज़ें भी यूज़ की जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बहुत मॉडर्न इरीगेशन टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा एच वाई वी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब यूज़ किए जाते हैं। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में ऐसा कुछ यूज़ नहीं होता, क्योंकि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग सिर्फ और सिर्फ नेचुरल चीज़ों पर रिलाई करता है। फॉर एग्जाम्पल नेचुरली इरीगेशन, फॉर एग्जाम्पल मानसून जो है दैट इज़ नेचुरल वाटर सप्लायर फॉर द क्रॉप्स। उसके अलावा अगर नेचुरली सॉइल फर्टाइल है, ठीक है, तो उस केस में मैंने आप लोग को जैसे कि बताया कि अगर नेचुरली सॉइल फर्टाइल है तो उस लैंड पे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, उसके बाद उसको जला दिया जाता है और दूसरा लैंड जिस पे सॉइल फर्टाइल है, ठीक है, उस पे जाके क्रॉप्स उगाए जाते हैं, ठीक है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को झूमिंग भी बोला जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लाइक असम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, इन सारे एरियाज़ में जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है दैट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, इसको झूमिंग भी बोला जाता है। तो अभी तक आप लोग को प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के 3 नाम पता है। नंबर 1 इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, नंबर 2 इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, एंड नंबर 3 इज झूमिंग, राइट। नाउ कम सेकंड टाइप ऑफ फार्मिंग विच इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, राइट। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में फार्मर्स को इतना ज़्यादा लैंड नहीं मिल पाता, उनको बहुत छोटा सा लैंड मिलता है, क्योंकि जहाँ पर इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की जाती है वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत हाई होती है, ठीक है। तो हर फार्मर को छोटा छोटा लैंड मिलता है, और फार्मर्स क्या कोशिश करते हैं कि जितना उनको लैंड मिला है उसके अंदर से वो लोग मैक्सिमम आउटपुट निकालें, ठीक है, मैक्सिमम एग्रीकल्चरल आउटपुट उस लैंड में से निकालें, ताकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो ऑब्वियसली। तो वो लोग उस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर लैंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं ताकि उस लैंड में से मैक्सिमम आउटपुट निकल के आए, ठीक है। तो वो बेसिकली ऐसा क्या करते हैं, वो नई नई टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उन्होंने नए नए आप लोग की बुक में भी लिखा हुआ है, दे यूज़ हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स। बायोकेमिकल इनपुट्स मतलब कि वो एच वाई वी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, नई नई इरीगेशन टेक्निक्स, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, ताकि उनके लिमिटेड पीस ऑफ लैंड में से मैक्सिमम आउटपुट निकल के आए, राइट। नाउ कम्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग में भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न इनपुट्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल एच वाई वी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, ताकि हायर प्रोडक्टिविटी हो, ठीक है। अब कॉमर्शियल फार्मिंग क्यों की जाती है? कॉमर्शियल फार्मिंग जैसे कि मैंने आप लोग को चैप्टर के स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, टी और कॉफ़ी के बड़े बड़े प्लांटेशंस होते हैं, ठीक है। अब टी और कॉफ़ी के बड़े बड़े प्लांटेशंस होते हैं, तो वो बेसिकली जो टी और कॉफ़ी उन प्लांटेशन से प्रोड्यूस की जाती है वो बाहर के देशों में एक्सपोर्ट की जाती है। तो कॉमर्शियल फार्मिंग का मेजर मोटो होता है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टी, कॉफ़ी, ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के देशों में भेज के प्रॉफिट कमा सकें, ठीक है। तो कमर्शियल फार्मिंग का मेजर एम यही होता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एच वाई वी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब यूज़ किए जाते हैं कि लैंड के अंदर से लैंड की हायर प्रोडक्टिविटी हो। ओके, सो द डिग्री ऑफ कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, राइस इज अ कॉमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन ओडिशा इट इज़ अ सबसिस्टेंस क्रॉप, राइट। मतलब कि पंजाब और हरियाणा में जब राइस ग्रो होती है तो उनका मेजर एम होता है कि उस राइस को कहीं और एक्सपोर्ट करें, ठीक है। बट उड़ीसा में जब राइस ग्रो होती है तो मतलब सबसिस्टेंस का मतलब सिर्फ गुजारे के लिए, ठीक है। तो सिर्फ वो खुद के लोगों के गुजारे के लिए राइस ग्रो करते हैं, ठीक है। सो सबसिस्टेंस वर्ड का मतलब होता है गुजारा, राइट। अच्छा, प्लांटेशन, आप लोग की बुक में इसके बाद प्लांटेशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। प्लांटेशन में क्या होता है, सिंगल क्रॉप लार्ज एरिया पे ग्रो होता है। ओके, जैसे कि मैंने आप लोग को टी, कॉफ़ी इनका एग्जाम्पल दिया। तो प्लांटेशन पे क्या होता है, एक बहुत लंबा लैंड होता है, बहुत बड़ा लैंड होता है, ठीक है। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स, मतलब बहुत अच्छे क्वालिटी के इनपुट्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। माइग्रेंट लेबर्स, मतलब कि उस लैंड पे बहुत सारे लेबरर्स काम करते हैं। जो भी बड़े बड़े प्लांटेशंस के लैंड होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा लेबरर्स काम करते हैं। एज यू कैन सी दिस इमेज ऑन योर स्क्रीन, ये बहुत बड़ी सी प्लांटेशन है, एंड इस प्लांटेशन पे कितने ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, कितने ज़्यादा लेबरर्स काम कर रहे हैं। और जो भी प्लांटेशन से प्रोड्यूस होता है उनका मेजर एम होता है कि वो सारी की सारी चीज़ें इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट करा दी जाएँ। ओके, आप लोग की बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, ठीक है। टी इन आसाम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी इन कर्नाटका, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लांटेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ओके,
तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि प्लांटेशन में मेजर एम क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करके उसको इंडस्ट्री पे एक्सपोर्ट करना, ठीक है। तो ये मेक श्योर किया जाता है कि प्लांटेशन जो लैंड्स हैं उनकी कनेक्टिविटी इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा अच्छी हो, ताकि जो भी चीज़ें प्लांटेशन लैंड्स पे प्रोड्यूस हो वो जल्दी से जल्दी मार्केट में और इंडस्ट्रीज़ में जा सके। ओके, नाउ कम्स क्रॉपिंग पैटर्न, राइट। नाउ कम्स द मेजर टू क्रॉपिंग पैटर्न इन अवर कंट्री, ठीक है। इंडिया कंट्री में दो मेजर टाइप के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। नंबर 1 इज़ राबी क्रॉप्स, नंबर 2 इज़ खारिफ क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स थ्रू आउट दी विंटर ग्रो किए जाते हैं और खारिफ क्रॉप्स थ्रू आउट दी रेनी सीजन ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। राबी और खारिफ क्रॉप्स का सीज़न याद करने के लिए आप लोगों को एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, राइट। राबी क्रॉप से रिलेट करके आप लोग को एक वर्ड याद रखना पड़ेगा DO2, और खारिफ क्रॉप से रिलेट करके आप लोग को एक वर्ड याद रखना पड़ेगा JO जो। इसका क्या मतलब हुआ कि राबी क्रॉप्स अक्टूबर टू दिसंबर ग्रो किए जाते हैं और खारिफ क्रॉप्स जुलाई टू अक्टूबर ग्रो किए जाते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, राबी क्रॉप्स अक्टूबर टू दिसंबर ग्रो किए जाते हैं, मतलब पूरे विंटर सीजन में राबी क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, और खारिफ क्रॉप्स थ्रू आउट द रेनी सीजन ग्रो किए जाते हैं, दैट इज़ फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर खारिफ क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, राइट। तो ये आप लोगों को दो मेजर सीजन्स याद रखने हैं, ठीक है। और आप लोग को मेजर डिफरेंस पता होना चाहिए राबी और खारिफ क्रॉप के बीच में, कि राबी क्रॉप्स आर ग्रोन थ्रू आउट दी विंटर सीजन, इसीलिए राबी क्रॉप्स के लिए DO वर्ड यूज़ किया गया है, और खारिफ क्रॉप्स आर ग्रोन थ्रू आउट दी रेनी सीजन, इसलिए उसके लिए JO जो वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। नाउ आप लोग को पता होगा कि विंटर सीजन में इतने ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो नहीं किए जाते, ठीक है। विंटर सीजन में बहुत कम क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, इसलिए राबी क्रॉप्स के जो एग्जाम्पल्स हैं आप लोग की बुक में वो बहुत कम है, और खारिफ क्रॉप्स के काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं आप लोग की बुक में। राबी क्रॉप से रिलेट करके आप लोग को एक वर्ड याद रखना है WOP, ओके। WOP जब आप लोग राबी क्रॉप से रिलेटेड याद रखोगे तो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं राबी क्रॉप्स के, तो आप लोग को वो सारे एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे, ठीक है। इन विच W स्टैंड्स फॉर वीट, O stands for oil seeds and P stands for pulses, ठीक है। WOP वॉप अगर आप लोग राबी क्रॉप से रिलेटेड याद रखोगे तो इसके अलावा WOP के अलावा राबी क्रॉप्स का कोई भी एग्जाम्पल आप लोग की बुक में नहीं दे रखा। वेयर W stands for wheat, O stands for oil seeds and P stands for pulses, ठीक है। वीट, ऑयल सीड्स और पल्सेस के अलावा कोई भी राबी क्रॉप का एग्जाम्पल आप लोग की बुक में नहीं दे रखा। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि राबी क्रॉप्स काफ़ी कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि विंटर सीजन में काफ़ी कम क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, इसलिए राबी क्रॉप्स के सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स आप लोग की बुक में मेंशन्ड है, ठीक है। WOP के अलावा बाकी जितने भी क्रॉप्स होंगे आप लोग की बुक में दैट विल बी खारिफ क्रॉप्स, ठीक है। तो मैं रिपीट कर देती हूँ, अभी तक मैंने जो भी बोला मैंने आप लोग को 2 मेजर सीजन्स बताए राबी क्रॉप और खारिफ क्रॉप के। राबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन winters, that is from October to December, and kharif crops are grown in monsoon, that is from July to October, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोग को राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल याद करने के लिए एक वर्ड बताया WOP, दैट इज़ wheat, oil seeds and pulses। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया कि WOP के अलावा बाकी जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे खारिफ क्रॉप के होंगे, क्योंकि विंटर सीजन में इतने ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो नहीं किए जाते, ओके। राबी सीज़न और खारिफ सीज़न के अलावा बीच में एक छोटा सा सीज़न आता है जिसको बोलते हैं जैद क्रॉप्स, ठीक है। उसके अंदर जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि राबी क्रॉप्स विंटर में ग्रो होते हैं और खारिफ क्रॉप्स मॉनसून में ग्रो होते हैं, ठीक है। अब विंटर और मॉनसून के अलावा एक और सीज़न होता है दैट इज़ समर सीज़न ऑब्वियसली, तो जैद क्रॉप जो हैं वो समर सीज़न में ग्रो होते हैं। कुछ मेजर जैद क्रॉप के एग्जाम्पल्स आप लोग की बुक में दिए हुए हैं, क्यूकम्बर एंड वाटरमेलन, ठीक है। तो जैद क्रॉप से रिलेटेड आप लोग को यही याद रखना है कि राबी क्रॉप्स और खारिफ क्रॉप्स के बीच में एक छोटा सा सीज़न होता है जिसको बोलते हैं जैद क्रॉप सीज़न, ठीक है। जैद क्रॉप सीज़न यूजुअली समर्स में आता है, एंड जैद क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स आप लोग को याद रखने हैं वाटरमेलन एंड क्यूकम्बर, ओके। नाउ वी विल स्टार्ट विथ सम मेजर क्रॉप्स, ठीक है। इन टुडेज क्लास वी विल कवर 3 मेजर क्रॉप्स। फर्स्टली वी विल कवर राइस एंड देन वीट एंड देन मिलेट्स, ठीक है। आज के वीडियो में वी विल कवर ओनली दीज 3 मेजर क्रॉप्स। नाउ फर्स्टली स्टार्टिंग विथ राइस, ओके। सो यू कैन सी दिस इमेज ऑन योर स्क्रीन। आप लोग देख सकते हो कि राइस के केस में कितना ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो ये जो है ये राइस ग्रो हो रही है, एंड राइस के केस में कितना ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड है, ठीक है। राइस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, एंड राइस के लिए जो सॉइल रिक्वायर्ड होती है वो इस तरीके की सॉइल होती है
कि वो सॉइल वाटर एब्जॉर्ब ना करें, ठीक है। क्योंकि राइस के केस में आप लोग देख सकते हो कि ये वाटर सॉइल ने एब्जॉर्ब नहीं किया है, ये वाटर सॉइल के ऊपर ऐसा का ऐसा पड़ा ही है, ठीक है। तो राइस की जो सॉइल होती है वो इस तरीके की होती है कि वो वाटर बिल्कुल भी एब्जॉर्ब ना करे और वाटर ऊपर सरफेस पे पड़ा ही रहे, ओके। ऐसे टाइप की सॉइल जो कि ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब ना करे और वाटर सरफेस पे पड़ा ही रहे, ऐसी सॉइल को बोलते हैं एल्यूवियल क्लेई सॉइल, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन, यू कैन सी दिस इमेज ऑन योर स्क्रीन। आप लोग देख सकते हो कि राइस के केस में कितना ज़्यादा पानी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, अब राइस के लिए इस तरीके से पानी रिक्वायर्ड होता है कि पानी सॉइल के सरफेस पे पड़ा रहे और सॉइल वो पानी एब्जॉर्ब ना करे, ठीक है। मतलब कि सॉइल के वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। सॉइल इतना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए। ऐसी टाइप की सॉइल जो कि बहुत कम वाटर एब्जॉर्ब करे और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सरफेस पे पड़ा रहे, उस सॉइल को बोलते हैं एल्यूवियल क्लेई सॉइल, राइट। अब आप लोग याद कीजिए कि लास्ट चैप्टर में दैट इज़ मैंने आप लोग को जब मेजर सॉइल टाइप्स का एग्जांपल दिया था तब मैंने आप लोग को बताया था कि एल्यूवियल सॉइल मेजरली कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है। ओके, नाउ लेट मी ओपन दैट मैप, ठीक है। आप लोग इस मैप में देखिए कि एल्यूवियल सॉइल मेजरली कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है। मैंने आप लोगों को मेजर सॉइल टाइप्स के मैप में बताया था कि एल्यूवियल सॉइल इज़ मेजरली प्रेजेंट इन 3 रीजन्स, ठीक है। रीजन नंबर 1 इज़ नॉर्दर्न प्लेन्स, region number 2 is northeastern region, and region number 3 is deltaic region of the rivers। deltaic region of the rivers मतलब कि जहाँ पर रिवर स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोग को ये 3 मेजर एरियाज के एग्जाम्पल दिए थे इन द केस ऑफ एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। लास्ट चैप्टर में जब मैंने आप लोग को मेजर सॉइल टाइप्स पढ़ाया था तब मैंने आप लोग को ये 3 मेजर रीजन के एग्जाम्पल दिए थे। रीजन नंबर 1 इज नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। रीजन नंबर 2 इज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, एंड रीजन नंबर 3 इज डेल्टेक रीजन ऑफ रिवर्स। तो जो डेल्टेक रीजन ऑफ रिवर्स होता है वो क्या होता है, जहाँ पर मेजर रिवर्स स्टार्ट होती हैं उसको बोलते हैं डेल्टेक रीजन ऑफ रिवर्स, ओके। तो अभी तक क्या क्या पढ़ा राइस में मैं वो सारा डिक्टेट कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया कि राइस में इस तरीके की सॉइल रिक्वायर्ड होती है जिसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब ना हो, ठीक है, और वाटर सरफेस पे पड़ा ही रहे, ठीक है। अब वैसे टाइप की कौन सी सॉइल होती है, वैसे टाइप की सॉइल को बोला जाता है एल्यूवियल क्लेई सॉइल। एल्यूवियल क्लेई सॉइल जो होती है वो वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती और वाटर सरफेस पे पड़ा ही रहता है, जिस तरीके से राइस बहुत ईजिली ग्रो हो जाती है। एल्यूवियल क्लेई सॉइल यूजुअली कहाँ पर प्रेजेंट होती है, मैंने आप लोग को 3 टाइप के रीजन्स बताए। रीजन नंबर 1 इज नॉर्दर्न प्लेन्स, रीजन नंबर 2 इज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ अवर कंट्री, एंड रीजन नंबर 3 इज डेल्टेक रीजन ऑफ रिवर्स। डेल्टेक रीजन ऑफ रिवर्स मतलब कि जहाँ पर रिवर स्टार्ट होती हैं, राइट। तो अभी तक मैंने आप लोग को राइस से रिलेटेड बताया कि राइस के लिए क्या सॉइल रिक्वायर्ड होती है और किन किन रीजन्स में राइस ग्रो हो सकती है, ठीक है। राइस उन्हीं रीजन में ग्रो होगी जहाँ पर अच्छे क्वालिटी की एल्यूवियल क्लेई सॉइल उसको मिलेगी, ठीक है। तो एल्यूवियल क्लेई सॉइल इन 3 मेजर रीजन्स में मिलती है, राइट। उसके अलावा अगर बात करें टेम्परेचर और रेनफॉल की, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि राइस के केस में, ठीक है, कितना ज़्यादा पानी भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। पानी क्यों रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि ताकि वो पानी सरफेस पे पड़ा रहे। तो राइस के केस में काफ़ी पानी भी रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए आप लोग बोल सकते हो कि राइस के केस में बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है। तो 100 सेंटीमीटर या फिर उससे ज़्यादा रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है राइस के केस में। ऑल्सो राइस के केस में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड होता है। अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर भी राइस के केस में रिक्वायर्ड होता है, ओके। एंड जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि राबी क्रॉप्स जो होते हैं दैट इज़ WOP, ठीक है। वीट, ऑयल सीड्स और पल्सेस। वीट, ऑयल सीड्स और पल्सेस के अलावा बाकी जितने भी क्रॉप्स होते हैं वो सारे खारिफ क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो राइस इज़ अ खारिफ क्रॉप, ठीक है। खारिफ क्रॉप है राइस, तो आप लोग को पता होगा खारिफ क्रॉप से रिलेटेड मैंने आप लोग को एक वर्ड याद करवाया था दैट इज़ JO, ठीक है। तो राइस इज़ अ मॉनसून सीजन क्रॉप, ठीक है। दैट इज़ राइस को ग्रो करना स्टार्ट करते हैं जुलाई में और एंड करते हैं अक्टूबर में, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू अवर टेबल, ठीक है। टेबल में देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स अभी तक कवर कर लिए हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने आप लोग को बता दिया कि राइस का जो क्रॉपिंग सीजन होता है वो खारिफ होता है, ठीक है, क्योंकि WOP के अलावा बाकी सारे क्रॉप्स खारिफ होते हैं, तो राइस इज़ अ खारिफ क्रॉप, ठीक है। उसके अलावा मैंने आप लोग को ये भी बता दिया कि राइस के केस में ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, दैट इज़ मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मोर देन 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि मैंने आप लोग को इस इमेज में दिखाया था कि पानी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है राइस की ग्रोथ में, क्योंकि पानी ऊपर सर्फेस पे पड़ा रहना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा हाई रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद मैंने आप लोग को ये पॉइंट भी बता दिया कि राइस के लिए एलुवियल क्लेई सॉइल रिक्वायर्ड होती है, जिसकी जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, ताकि जो वाटर है वो सर्फेस पे पड़ा ही रहे, राइट।
उसके अलावा दिस फीचर ऑफ राइस, ठीक है, ये जो फीचर है राइस का, ये क्या है कि चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, ठीक है, और इंडिया चाइना के बाद आता है, ठीक है, चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड राइस का, एंड इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड, ठीक है। ऐसा क्यों है कि इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड? क्योंकि इंडिया के अंदर ये जो राइस के लिए टेम्परेचर कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं वो सूटेबल होती हैं। दैट इज़ इंडिया के अंदर मैंने आप लोग को बताया कि नॉर्दर्न प्लेन्स में, डेल्टेक रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ऐसी सारी सूटेबल कंडीशंस होती हैं। दैट इज़ इन सारे रीजन में एलुवियल क्लेई सॉइल प्रेजेंट होती है। इन सारे रीजन में जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से अबव होता है। इन सारे रीजन में 100 सेंटीमीटर से अबव रेनफॉल होती है। वो सारी सूटेबल कंडीशंस होती है ताकि राइस ग्रो हो सके, ठीक है। अब एक एडिशनल फीचर है रिलेटेड टू राइस, असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, ठीक है, पूरे साल में 3 राइस के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, जिसको बोला जाता है ओस, अमन एंड बोरो, ठीक है। मतलब पूरे साल में 3 बार राइस ग्रो की जाती है 3 अलग अलग सीजन्स में। कहाँ कहाँ पर? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और असम में। ओके, दैट कंप्लीट्स द राइस। नाउ कम्स वीट, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया था WOP, ठीक है, ये राबी क्रॉप्स होते हैं एंड वीट इज़ वन ऑफ द राबी क्रॉप्स, ठीक है। राबी क्रॉप्स है मतलब कि वो विंटर सीजन में ग्रो होगा फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। ओके, अच्छा, अब आप लोग को पता होना चाहिए कि विंटर सीजन में वीट ग्रो हो रहा है, राइट। अच्छा, अब विंटर सीजन में ग्रो हो रहा है तो विंटर सीजन में इतनी रेनफॉल तो होती नहीं है, जनरल सी बात है, विंटर सीजन में बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होती, बहुत कम रेनफॉल होती है, ठीक है। तो राइस को तो वीट को कम रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है, दैट इज वीट को सिर्फ 50 to 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है। ओके, नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, अगर आप लोग ये सारी चीज़ें रटोगे कि इसको इतनी रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है, इसको इतना टेम्परेचर, तो आप लोग को कभी भी वो याद नहीं रहेगा। अगर आप लोग लॉजिक से समझने की कोशिश करोगे, जैसे कि मैंने आप लोग को राइस पूरा लॉजिक से समझाया कि क्यों राइस में ज़्यादा रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है, क्यों राइस में कैसी सॉइल रिक्वायर्ड होती है, तो सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को लॉजिक से समझाई, तो आप लोगों को वो बहुत ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को वीट में भी याद रखना है कि वीट इज़ अ विंटर सीजन क्रॉप, ठीक है, और विंटर सीजन में इतनी ज़्यादा रेनफॉल तो होती नहीं है, जनरल सी बात है, तो इसलिए वीट को कम रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। नाउ कम्स दी टेम्परेचर कंडीशंस, ठीक है। अब आप लोग को पता होगा कि इंडिया में काफ़ी ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पर बहुत तेज़ सर्दी पड़ती है रात में और दिन में बहुत तीखी धूप निकलती है, ठीक है। इंडिया में काफ़ी ऐसे रीजन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। यू कैन सी दिस मैप ऑन योर स्क्रीन, आप लोग देख सकते हो ये जो पूरा रीजन है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है शाम और रात के बाद, बट अगर दिन की बात करें तो दिन में बहुत ज़्यादा तीखी धूप निकलती है, ठीक है। तो वीट को इसी तरीके का सीज़न रिक्वायर्ड होता है जिसके अंदर रात में, तो शाम के बाद और रात में बहुत ज़्यादा सर्दी हो और दिन में बहुत ज़्यादा धूप निकले, ठीक है। आप लोग को पता होगा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर क्या होता है कि दिन में लोग बाहर जाके धूप सेकते हैं, ठीक है। वो बाहर इसलिए जाते हैं ताकि वो धूप सेक सके। ओके, तो आप लोग की बुक में भी, सॉरी नॉट बुक, आप लोग इस टेबल में देखिए, इस टेबल में भी लिखा हुआ है कि वीट रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन, ठीक है, एंड ब्राइट सनशाइन, क्योंकि दिन के टाइम पे सर्दियों में बहुत ब्राइट सनशाइन निकलती है, इसलिए वीट को ब्राइट सनशाइन, कूल ग्रोइंग सीजन रिक्वायर्ड होता है। एंड क्योंकि विंटर सीजन में बहुत कम रेनफॉल होती है तो वीट को कम रेनफॉल ही रिक्वायर्ड होती है। ओके, उसके बाद आता है सॉइल रिलेटेड टू द वीट। ओके, तो देखो, जब भी आप लोग के पास वीट आ जाए तो आप लोग को ABCD याद करनी है, ठीक है। आप लोग को सिर्फ 4 वर्ड लिख देने हैं, ABCD, ठीक है। A स्टैंड्स फॉर एलुवियल सॉइल, B स्टैंड्स फॉर ब्लैक सॉइल, C, अच्छा, अब C S जैसा साउंड करता है, सबको पता है, ठीक है। तो C क्योंकि S जैसा साउंड करता है तो आप लोग को C से रिलेटेड याद रखना है सतलज प्लेन, और D से रिलेटेड आप लोग को याद रखना है डेक्कन प्लेट्यू, राइट, और डेक्कन रीजन, राइट। तो देखो, अभी मैंने आप लोग को ABCD में 2 चीज़ें कवर करवा दी। सबसे पहले मैंने आप लोगों को AB में बता दिया कि वीट रिक्वायर्स एलुवियल एंड ब्लैक सॉइल, ठीक है, और CD में मैंने आप लोग को बता दिया कि 2 इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग रीजन्स कौन से हैं इंडिया में, एक तो सतलज प्लेन है और एक डेक्कन रीजन है, राइट। तो जब भी आप लोग के पास वीट आ जाए आप लोगों को ABCD याद करना है, ठीक है। AB डिनोट्स द सॉइल ऑफ द वीट एंड CD डिनोट्स द मेजर एरियाज वेयर वीट इज ग्रोन। A स्टैंड्स फॉर एलुवियल सॉइल, B स्टैंड्स फॉर ब्लैक सॉइल,
सी स्टैंड्स फॉर सतलज प्लेन, क्योंकि सी एस के जैसा साउंड करता है, एंड डी स्टैंड्स फॉर डेक्कन रीजन, ठीक है। तो सी डी डिनोट करते हैं मेजर रीजन्स जहाँ पर भी इंडिया में वीट ग्रो होती है, ओके। नाउ कम्स द मेजर स्टेट्स, ठीक है। अगर स्टेट्स के बारे में बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वीट उन स्टेट्स में ग्रो होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो रात में, ठीक है। विंटर सीजन में शाम और रात के बाद बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो, ठीक है, वाइल एज दिन में तीखी धूप निकलती हो, ठीक है। तो ऐसे रीजन्स जो इंडिया में हैं दैट आर पंजाब, ठीक है। पंजाब अगर आ रहा है तो उसके उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री हरियाणा, हरियाणा तो आएगा ही आएगा। तो देखो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये 3 मेजर स्टेट्स मैप में, दैट इज़ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर वीट ग्रो होती है, ओके। नाउ वीट से रिलेटेड एक फीचर आप लोग की बुक में बताया गया है कि वीट एक मेजर क्रॉप है इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ यू कैन सी दिस मैप, नॉर्थ, नॉर्थ मतलब कि ये जितने भी स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब कि राजस्थान, ये जो देखो ये जो पूरा रीजन है दिस इज नॉर्थ वेस्ट। तो वीट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन्स ऑफ अवर कंट्री, ओके। नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज मिलेट्स, ओके। नाउ मिलेट्स देखो, अब मिलेट्स जो है दैट इज़ अ खारिफ क्रॉप, क्योंकि WOP सिर्फ राबी क्रॉप्स होते हैं, उसके अलावा बाकी सारे खारिफ क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो मिलेट इज़ अ खारिफ क्रॉप। मिलेट में 3 टाइप के मिलेट आते हैं, ज्वार, बाजरा और रागी, ठीक है। अब ज्वार, बाजरा और रागी से रिलेटेड आप लोगों को सबसे पहले 3 मेजर पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। 3 मेजर पॉइंट्स ज्वार, बाजरा, रागी तीनों में कॉमन है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट कि तीनों को बोला जाता है कोर्स ग्रेन्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 जो तीनों में कॉमन है दैट इज ज्वार, बाजरा और रागी, तीनों को कोर्स ग्रेन्स बोला जाता है। पॉइंट नंबर 2, इन तीनों की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है, ठीक है। जितने भी मिलेट्स होते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, तीनों की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई होती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, तो देखो M फॉर मिलेट्स, M फॉर मैक्सिमम, M फॉर मिनिमम, ठीक है। मैंने अभी आप लोग को 3 वर्ड बताए, तीनों M से स्टार्ट होते हैं। M फॉर मिलेट्स, M फॉर मैक्सिमम, M फॉर मिनिमम, ठीक है। तो जो मिलेट्स हैं उनको ग्रो करने के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है और मिनिमम रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है। अभी मैंने आप लोग को 3 पॉइंट्स बताए जो कि तीनों मिलेट्स में कॉमन है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट मैंने आप लोग को बताया कि ज्वार, बाजरा, रागी जो तीनों मिलेट्स होते हैं उनको कोर्स ग्रेन्स बोला जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट मैंने आप लोग को बताया कि तीनों की न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई होती है। थर्ड पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि M फॉर मिलेट्स, M फॉर मैक्सिमम, M फॉर मिनिमम, ठीक है। सो मिलेट्स रिक्वायर मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम रेनफॉल, दैट इज़ हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है रिलेटेड टू सॉइल, ओके। नाउ अब देखो सॉइल को याद करने की मैंने एक ट्रिक बनाई है मिलेट्स के केस में। तो मिलेट्स के केस में आप लोग को सबसे पहले एक सिंपल रूल याद रखना है कि जहाँ पर भी रेड सॉइल आ जाए वहाँ पर शैलो ब्लैक सॉइल ज़रूर आएगी, जहाँ पर भी शैलो ब्लैक सॉइल आ जाए वहाँ पर सैंडी सॉइल ज़रूर आएगी। आई एम रिपीटिंग अगेन, जहाँ पर भी रेड सॉइल आ जाए वहाँ पर शैलो ब्लैक सॉइल ज़रूर आएगी, और जहाँ पर भी शैलो ब्लैक सॉइल आ जाए वहाँ पर सैंडी सॉइल ज़रूर आएगी, राइट, ओके। सो शैलो ब्लैक सॉइल को आप लोग SH से डिनोट करोगे एंड सैंडी सॉइल को S से डिनोट करोगे, ठीक है। तो मिलेट्स के केस में आप लोगों को एक वर्ड याद रखना है LSR, ठीक है। सबसे पहला जो मिलेट है दैट इज़ जवार, जवार रिक्वायर्स लेस फर्टाइल सॉइल, ठीक है। उसके बाद आता है बाजरा, बाजरा के केस में आप लोगों को एक वर्ड याद रखना है SH, राइट। मैंने आप लोग को एक वर्ड बताया था LSHR, ये वर्ड आप लोगों को मिलेट्स के केस में याद रखना है, ठीक है। तो बाजरा स्टैंड्स फॉर SH एंड SH स्टैंड्स फॉर शैलो ब्लैक सॉइल। अब जहाँ पर भी शैलो ब्लैक सॉइल आएगी वहाँ पर सैंडी सॉइल ज़रूर आएगी, तो आप लोग लिखोगे बाजरा के लिए शैलो ब्लैक सॉइल एंड सैंडी सॉइल यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद आता है R,
आर स्टैंड्स फॉर रेड सॉइल, ठीक है। तो जहाँ पर भी रेड सॉइल आएगी वहाँ पर शैलो ब्लैक सॉइल ज़रूर आएगी, जहाँ पर भी शैलो ब्लैक सॉइल आएगी वहाँ पर सैंडी सॉइल ज़रूर आएगी। आई एम रिपीटिंग अगेन, किस तरीके से मैंने आप लोग को समझाया कि सबसे पहले जहाँ पर रेड सॉइल आएगी वहाँ पर शैलो ब्लैक सॉइल ज़रूर आएगी, जहाँ पर शैलो ब्लैक सॉइल आएगी वहाँ पर सैंडी सॉइल ज़रूर आएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग को एक वर्ड याद रखना है LSR, ठीक है। L इज़ यूज्ड इन द केस ऑफ जवार, ठीक है। L स्टैंड्स फॉर लेस फर्टाइल सॉइल, ठीक है। L देन कम्स SH, ठीक है, LSHR, ठीक है। तो SH स्टैंड फॉर शैलो ब्लैक सॉइल, एंड जहाँ पर भी शैलो ब्लैक सॉइल आएगी वहाँ पर सैंडी सॉइल ज़रूर आएगी, ठीक है। तो बाजरा के केस में सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। ओके, नाउ कम्स नेक्स्ट, दैट इज़ रेड सॉइल, ठीक है। रेड सॉइल, अब जहाँ पर भी रेड सॉइल आएगी वहाँ पर शैलो ब्लैक सॉइल ज़रूर आएगी, जहाँ पर भी शैलो ब्लैक सॉइल आएगी वहाँ पर सैंडी सॉइल ज़रूर आएगी। तो इसलिए रागी के केस में ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल और रेड सॉइल, ये तीनों सॉइल यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक तरीके से एक ट्रिक बनाई ताकि आप लोगों को मिलेट्स की तीनों सॉइल्स याद हो जाए, ठीक है। ओके, नाउ कम्स दी स्टेट्स ऑफ मिलेट्स। तो मिलेट्स के स्टेट्स याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, देयर इज़ नो ऑप्शन, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर ऑल दी स्टेट्स ऑफ ऑल दी 3 टाइप्स ऑफ मिलेट्स, ठीक है। दैट इज़ जवार के स्टेट्स आप लोग को याद करने पड़ेंगे, बाजरा के स्टेट्स याद करने पड़ेंगे और रागी के स्टेट्स याद करने पड़ेंगे। आई विल सजेस्ट कि आप लोग हर केस में 3-3 स्टेट्स याद कर लो, ठीक है। दैट इज़ जवार के केस में आप लोग याद कर लो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राइट। उसके बाद बाजरा के केस में आप लोग याद कर लो महाराष्ट्र, यूपी एंड राजस्थान। ओके, देन आप लोग रागी के केस में याद कर लो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि इन सारे स्टेट्स में से आप लोग को क्या स्टेट याद रखना है, ठीक है। तो स्टेट्स के केस में मिलेट्स में कोई भी ट्रिक नहीं है याद करने की, आप लोग को 3-3 एग्जाम्पल्स याद करनी ही है, ठीक है। मैंने डिक्टेट कर दिए स्टेट्स, अब देखो याद करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ठीक है। सो अभी तक मैंने आप लोगों को जितना भी पढ़ाया, आप लोग मेक श्योर करना कि आप लोग को वो सारी ट्रिक्स समझ आई हो एंड आप लोग उसको ढंग से याद कर लो। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू द एग्रीकल्चर एंड आई थिंक एग्रीकल्चर विल टेक अराउंड 2 more क्लासेस। ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर टू रिवाइज ऑल द थिंग्स जो भी मैंने बोली। अब इस क्लास के एंड में मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी जो टेबल मैंने यूज़ करी है, ठीक है। तो आप लोग वो टेबल अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो और वो टेबल आप लोग को पूरे 10th में काम आएगी एंड तक, क्योंकि इस टेबल से ही मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, राइट। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज क्लास एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय।